So, hi chemistry learners, welcome back to our channel. And today we are going to start Henry's law. और Henry's law में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग बात करेंगे how to dissolve a gas in a liquid या what are the factors that affect the solubility of gas in liquid. But before starting this, we would like to start how a solid can dissolve in a liquid, what are the processes and what are the factors that affect their solubility. And obviously you should know about these things because we have learned them, right? हमने क्लास 8 में इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किया है। डिफ्यूजन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जनरली छोटा सा डिस्कशन करके चलेंगे और मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हूँ, लेकिन ट्राई करना कि मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश करना या अपने दिमाग में लाना कि ये चीज इस तरीके से हुई होगी, इस प्रोसेस को हमने ये बोला होगा। ठीक है, so without wasting much of our time, let's get started. Okay, so solubility of a solid in liquid. देखो अभी हम लोग बिल्कुल अपने घर से स्टार्ट करते हैं कि जब आप क्या करते हो, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, वहां पर क्या हुआ कि वो इजीली डिसॉल्व हो गया, उस प्रोसेस को आपने नाम दे दिया डिसोल्यूशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अपने आप में डिसॉल्व होने के बाद एसोसिएट कर लेते हैं, एक इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं कि वो सोल्यूशन से अलग दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ये हम लोगों ने बिल्कुल अपना फर्स्ट वाला जो स्लाइड था उसमें बात किया था सॉल्युबिलिटी को लेकर, कि जब आप किसी सॉल्यूट को वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करते जा रहे हो तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वो सैचुरेटेड हो जाएगा, उसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उसका थोड़ा सा अमाउंट और ज्यादा डिसॉल्व हो जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया था क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब उन फैक्टर्स पर आते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या हर एक सॉल्यूट का हम लोग जो डिसॉल्व करने का नेचर है वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ा सकते हैं? तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि दो टाइप के हमारे सोल्यूशन होते हैं। एक तो हो जाते हैं यहाँ से हमारे एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन और दूसरे हो जाते हैं हमारे एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। अब क्या आप इन दोनों टर्म से अवेयर हैं? एक्सो का मतलब क्या कहता है? एक्सो मीन्स बाहर, बाहर निकाल देना। और एंडो का मतलब क्या कहता है? अंदर। तो अगर कोई सॉल्यूट को जब हमने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उसने उस हीट को बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया? हमारा सोल्यूशन एक्सोथर्मिक काइंड का हो गया। ठीक है, लेकिन अगर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट में उसने क्या किया कि हीट अब्सॉर्ब कर ली, तो वो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करके दे रही हूँ और आपसे पूछ दूं उसे छूकर देखो और छूकर देखकर मुझे बताओ कि ये किस टाइप का हो सकता है, एक्सो या एंडो, तो आप कैसे पता करोगे? आप क्या करोगे? उसे टच करके देखोगे। अगर सोल्यूशन ठंडा हो रहा है इट मीन्स क्या हुआ है कि उसने अपनी एनर्जी को बाहर निकाल दिया। इट मीन्स जो उसका डेल्टा एच था, जो नेट एंथैल्पी था, वो आपका हो गया है नेगेटिव। तो सोल्यूशन आपका हो गया है एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आपने छूकर देखने पर आपने पता किया कि सोल्यूशन तो बहुत गर्म हो गया है, इट मीन्स उसने क्या किया कि एटमॉस्फेयर से जो हीट थी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। तो उसका जो नेट एंथैल्पी है वो यहाँ पर हो गया है आपका पॉजिटिव। तो ये सोल्यूशन हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक। अब यही मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ, फिर बताओ मुझे कि एक मैं आपको बहुत ठंडा पानी दे रही हूँ और एक मैं आपको दे रही हूँ गर्म पानी, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप शुगर डिसॉल्व करके बताओ मुझे कि किसमें जल्दी डिसॉल्व होगा। तो आप क्या करोगे? जब आप स्टिर करोगे तो आप नोटिस करोगे कि वार्म वाटर में शुगर जल्दी डिसॉल्व हो गया है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो वही चीज यहाँ पर होगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर सोल्यूशन हमारा एंडोथर्मिक है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सोल्यूशन हमारा एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट, यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कोई इशू होना चाहिए, बहुत अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, तो अगर आपसे में पूछा जाए कि शुगर पार्टिकल आपको दे रखा है, वाटर उसमें डिसॉल्व करने को बोला है, आपसे कोई पिस्टन लगा के कह दे कि इसका प्रेशर लगाओ, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा? क्या सॉलिड्स जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं?
ऑलरेडी उनके जो पार्टिकल्स है वो इतने क्लोज कॉम्पैक्ट है कि उनके पास मोशन करने का भी जगह नहीं है। तो इतना जगह नहीं है तो क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, देखो एक चीज हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो है वो 100% चिपके हुए नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है जिसमें वो वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। हम कह सकते हैं वेरी लीस्ट इफेक्ट, बहुत ही कम, जो हम लोगों को मे बी नोटिस में आए और मे बी नोटिस में ना आए। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही कम इफेक्ट आएगा प्रेशर का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछो कि और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर मैं आपको यही पार्टिकल साइज पे पूछूं कि बताओ, एक आपको मैंने कोई सॉल्यूट ऐसा दे दिया जो बहुत ही, जिसका पार्टिकल साइज स्मॉल है, और एक ऐसा दे दिया जिसका पार्टिकल साइज बहुत लार्ज है, इन दोनों में से कौन जल्दी घुलेगा? फिर से अपने शुगर पर ही आ जाओ, है ना। तो शुगर में अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर रहे हो तो वो ज्यादा सॉल्वेंट को अपने एरिया पर कवर कर रहा है, तो उसका क्या होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस फास्टर होगा। वहीं अगर आप दूसरे वाले में बात कर रहे हो जिसका सॉल्यूट का पार्टिकल साइज बिग है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो बहुत ही कम एरिया पर सॉल्वेंट से रिएक्शन कर रहा है, बहुत कम एरिया में उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसका सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा लो हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो आपने यहाँ पे पार्टिकल साइज के बारे में बात किया। अगर यही आपसे पूछ ले कि स्टीयरिंग का क्या इफेक्ट आता है, तो ऑब्वियसली स्टीयरिंग से भी असर आएगा, लेकिन सोल्यूशन आपका एंडोथर्मिक होना चाहिए। अगर आप स्टीयर करोगे तो और जल्दी थोड़ा सा वहां पर डिसोल्यूशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहाँ पर मैं लिक्विड इन लिक्विड वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ क्योंकि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन अभी आगे आएगा। सॉरी, वहां पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, या लाइक डिसॉल्व लाइक क्या होता है, ये चीज थोड़ा सा हम वहां बात करने वाले हैं, तो यहाँ हम स्किप करते हैं और अपने आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो, यहाँ पर आपको हम ये दो कंटेनर दे देते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर कुछ लिक्विड फिल कर दिया है, और इस लिक्विड को फिल करके हमने क्या करा, यहाँ थोड़ा सा गैस ऐड किया और इसे कर दिया हमने कवर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी? यस, बिल्कुल होगी। लेकिन क्या ये गैस 100% लिक्विड में डिसॉल्व होगी? नहीं, वो 100% नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो, जब पार्टिकल्स, क्या होता है, आपको मालूम होगा, हम लोग एक और टर्म यहाँ पर पढ़ते थे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब ये पार्टिकल्स क्या है, इनके बीच में लेस अट्रैक्शन होता है, लेस अट्रैक्शन है तो ये आसपास घूमते रहते हैं। अगर हम किसी रूम में एक कॉर्नर में अपने परफ्यूम लगा रहे हैं, पूरे रूम में खुशबू हो जाती है। क्यों हुई? कैसे हुई ये खुशबू? कॉर्नर पे लगाया था परफ्यूम, पूरे रूम में कैसे हो गया? क्योंकि ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने वाले थे। ये फ्रीली मूव कर करके जब ये आपस में टकराए तो इनके बीच में काइनेटिक फोर्स लगा, इनमें एनर्जी आई, ये थोड़ा और तेजी से आपस में मूव किए, ये इधर उधर भागे कोलाइड करके, और भागने से पूरे रूम में हो गए, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है कि गैस को अगर आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसे कवर करना पड़ेगा, ठीक है। कवर करने के बाद क्या होगा कि अब इनको निकलने के लिए जगह चाहिए। अब ये आपस में टकराएंगे, लड़ेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स इसके लिक्विड सरफेस पर आके स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होता है, ये हमने नहीं लगाया, इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यहीं से हेनरीज लॉ की स्टार्टिंग होगी। लेकिन अब पहले इसके फैक्टर्स पर आते हैं, फिर हेनरीज लॉ शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाला मैं थोड़ा अभी यहाँ कैंसिल करती हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या लगता होगा अगर हम यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा और बर्नर यहाँ लगा दूं, ठीक है। क्या लगता है आपको, अगर इसको हमने गर्म कर दिया तो ये जो गैस है, जो अभी डिसॉल्व हो गई थी कोलाइड करने की वजह से, कुछ परसेंट इसका मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व हो गया था, क्या ये डिसोल्यूशन और बढ़ जाएगा? नहीं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उनका कोलाइजन बढ़ेगा, तो जो और उल्टा आपके लिक्विड में डिसॉल्व जो मॉलिक्यूल थे वो निकल कर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आया, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी हो जाएगी यहाँ से डिक्रीज। इन दोनों का रिलेशन कैसा हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहीं पर मैं प्रेशर की बात करूं, चलो अभी वापस इसी वीकर पे आ गए हम लोग। तो इसी में क्या हुआ कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाना है, ये हमने ले लिया यहाँ पर लिक्विड, ये हमने यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स ऐड करा दिए, कोई भी गैस ले ली, और इस बार इसमें हमने ये थोड़ा सा ये पिस्टन लगा देते हैं यहाँ पे, चलो ये पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगाते जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स से वो नीचे की तरफ धकेले जा रहे हैं, तो ऐसे में लिक्विड में उनका सॉलिबिलिटी और बढ़ जाएगा। तो प्रेशर का जो रिलेशन आया
सॉल्युबिलिटी के साथ वो कैसा आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने प्रेशर बढ़ाया और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर आप पूछो कि मैम क्या कोई और फैक्टर भी है जो यहाँ पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालता है, तो यस, यहाँ पर एक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं उसका क्वेश्चन है इतना, लेकिन आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। देखो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर 3 टाइप के लिखती हूँ। एक तो आपका सपोज HCl फ्यूम्स है, ठीक है, HCl का गैस हमने ले लिया। एक हमने ले लिया यहाँ से CO2, एक हमने ले लिया यहाँ से H2N2, ठीक है। यहाँ इस HCl के साथ में और थोड़ा सा SO2 भी ले लेते हैं, चलो। अब यहाँ पर इन गैसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो गैसेस हैं, ये होती हैं हमारी पोलर, ठीक है। ये होती हैं हमारी नॉन पोलर। CO2 को हम लोग इन दोनों की कैटेगरी के बीच में रखते हैं। CO2 काइंड ऑफ गैसेस जो है, ये जो ना पोलर है, जो ना नॉन पोलर है क्योंकि इन्हें हम अपने थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन पोलर कंडीशन में भी ला सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता है, अगर यही वाला जो वीकर है, सेकंड वाला, इसमें अगर हमने यहाँ पर पोलर गैस को ही लिया होता, ठीक है, SO2 लिया, अमोनिया लिया, HCl के फ्यूम्स ले ली, अगर यहीं पर हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पोलर है और अगर पोलर ही हमारा सॉल्वेंट है मतलब जो इजीली ब्रेक हो जाता है, जैसे वाटर ले लिया हमने, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो गैसेस जब आप इसमें डालोगे तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमारा पोलर कैटेगरी में नहीं आता, नॉन पोलर भी नहीं है, लेकिन इसमें डिसॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप पिस्टन लगाओगे तो आपका CO2 भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ गैसेस आपके लाइक हाइड्रोजन हो गया, N2 हो गया, या आपका हीलियम हो गई, ऐसी गैसेस जो हैं ये नॉन पोलर गैसेस हैं, मीन्स ये ब्रेक नहीं होती, इनके बॉन्ड्स इजीली नहीं टूटते आपस में। तो ऐसे में क्या होगा, ये N2 हो गया, H2 हो गया, जब ये ब्रेक नहीं होंगे इनके बॉन्ड्स, इट मीन्स ये नॉन पोलर है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगी। तो ये किस में होंगी, नॉन पोलर में, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ गैस दोनों का ही यहाँ पर इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी पर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग अपना चलते हैं, हेनरीज लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेनरी ने इसको दिया, हेनरी ने क्या नोटिस किया था, वही जो अपना पुराना वाला फंडा है, हम लोगों ने जो भी बात किया था, कि जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड भरे कंटेनर में रखते हो और उसे कवर करते हो, तो उस गैस का कुछ अमाउंट जो है वो लिक्विड के फर्स्ट सरफेस पर डिसॉल्व हो जाता है। अब ये डिसॉल्व कैसे हुआ इसके फर्स्ट सरफेस पर, क्या यहाँ पर चीज ऐसी हुई, क्या यहाँ पर ऐसा अप्लाइड हुआ कि ये अपने आप डिसॉल्व हो गया। तो अभी जो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टिकल्स फ्री होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, इससे इनमें कुछ एनर्जी डेवलप हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इसे हम बोल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये खुद का एक प्रेशर लगाने लगते हैं लिक्विड के सरफेस पर, और खुद से लिक्विड के सरफेस पे जाके ये डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहीं पर बात करो, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो भी आपको लिक्विड दिया गया है उसमें जो मास है गैस का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना डिसॉल्व हुआ कितना नहीं हुआ, डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल जो खुद का प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं पार्शियल प्रेशर। ये जो आपका पार्शियल प्रेशर है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्शियल प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल p से डिनोट कर देते हैं, एंड स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। ये आपका बन जाता है यहाँ से पहला फॉर्मूला। अब देखो हेनरी के ही फ्रेंड जो है डाल्टन, उन्होंने इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को इम्प्रोवाइज किया, और इन्होंने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, जिसको आप मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सिंबल लिया P, कैपिटल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाय, जिसको हमने मोल फ्रैक्शन नाम दिया था, इसको हम सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अब यहीं पर इन्होंने इसको क्या बोला कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये एक इन्होंने कांस्टेंट दिया KH इंटू एक्स के, और KH इन्होंने सीधे सीधे नाम लिया जिसके फॉर्मूले पर इन्होंने बात की थी हेनरी के, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट।
अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आ जाओ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें स्टार्ट होंगी कि प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सॉल्युबिलिटी के। इट मीन्स यहाँ पर हमें एक फंडा क्लियर हो रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की बढ़ेगी। ये हम अभी पहले बात कर चुके हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट चीज पर आ जाओ कि अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देन जो आपका KH है ये किससे हो जाएगा, 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या है, इन दोनों का रिलेशन कैसा हो गया आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर KH की वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो ये ना इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो कंपटीशन है उसमें KH के बारे में बहुत पूछता है। हेनरी के बारे में पूछेगा आपसे बोर्ड में, और KH के बारे में आपसे पूछेगा आपके कंपटीशन में सबसे ज्यादा कि KH किस किस फैक्टर से बदलेगा या नहीं बदलेगा। क्या हर गैस के लिए KH अलग होगा, यस एवरी गैस के लिए जो KH की वैल्यू है वो चेंज होगी। क्या ये जो फॉर्मूला है, हेनरीज लॉ का जो रूल है, ये हर गैस पे अप्लाई किया जा सकता है, नहीं, इसकी कुछ आइडियल कंडीशंस लगेंगी। अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर आप फिक्स वैल्यू पर लोगे तभी ये अप्लाई होगा, अगर आप चेंज करते जाओगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा KH की वैल्यू भी आपकी यहाँ से बढ़ती जाती है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ने से KH बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से KH बढ़ेगा, लेकिन KH अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH डिक्रीज हो जाएगा। हर गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं कि P और X के बीच में एक आप ग्राफ जरा प्लॉट करके बताइए, तो ये ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे। रिलेशन कैसा आ रहा है P और X के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है ना, आपने अभी यही बनाया। तो अगर यहीं पर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, देखो जब भी कोई भी किसी भी उसमें बात कर रही हूँ मैं, अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हमेशा बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यहीं पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो ग्राफ कैसा आ जाएगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं KH और X के बीच में यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो वो डाउनवर्ड साइड बनेगा, है ना। यहाँ पर एक दिखा देते हैं, शो कर देते हैं हम लोग ग्राफ, कि अगर हम लोग यहाँ पर यहाँ शो नहीं होगा आई थिंक, एक मिनट हाँ। तो यही ग्राफ अगर हम लोग KH और X के बीच में प्लॉट करना चाहते तो यही ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कुछ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, हम वापस से उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो एक चीज, एक क्वेश्चन जो कई बार आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि जब आप सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल को या शैंपेन की बॉटल को जब आप ओपन करते हैं तो वो फिज क्यों आता है ऊपर की तरफ, किस चीज का वो फिज होता है। देखो, अगर आप घर में शुगर को वाटर में डिजोल्व करके उसे फ्रिज में रख दो, मैक्सिमम वो 3 डेज तक चलेगा आपका, फिर वो खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसे फ्रीजर में कर दोगे बहुत ही ज्यादा उसमें टेम्परेचर डाउन करके, तब भी वो आपका 4-5 डेज लास्ट चलेगा, फिर वो स्पॉइल होना स्टार्ट कर देगा। तो क्या रीजन है कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक इतना जल्दी खराब नहीं होती है। उसमें क्या किया जाता है कि आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं उसमें हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अंदर कर दिया जाता है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर डालोगे तो CO2 डिजोल्व हो जाएगा, O2 वहां से स्केप कर जाएगा। तो जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। तो जब वो O2 वहां से बाहर हो गया तो CO2 अंदर बचा, है ना। उसके बाद आपने उसको लिड बंद कर दिया, वहां से क्लोज कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि क्लोज लिड की वजह से अब वहां पर जो डिकम्पोजिशन था वो कंटिन्यू नहीं होगा। फिर क्या होगा, जब आप नॉर्मल प्रेशर पर उसका लिड ओपन करोगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें डिजोल्व था, जैसे ही प्रेशर लो हुआ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो सब फिज की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं। तो स्कूबा डाइवर जैसे जैसे पानी में अंदर जा रहा है, डीप स्कूबा डाइविंग करने जा रहा है, समंदर में अंदर जा रहा है, ठीक है, आसपास ग्रीन प्लांट्स बहुत ज्यादा है, ग्रीन प्लांट ज्यादा है तो क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस का अमाउंट बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे नाइट्रोजन गैस वहां बढ़ रही है तो वो प्रेशर बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ गई है, उसके ब्लड में वो गैस डिजोल्व होती जा रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, नाइट्रोजन हम लोग ग्रीन प्लांट्स खाते भी हैं, हमारे लिए कोई ऐसा हार्मफुल गैस नहीं है। लेकिन जब स्कूबा डाइवर ऊपर की तरफ आएगा, अब प्रेशर कम होना स्टार्ट हुआ,
तो उसके ब्लड में वो नाइट्रोजन जिस साइड भी डिसॉल्व था वो वहां से एस्केप करने की कोशिश करेगा। तो जब एकदम बाहर निकलेगा तो क्या होगा, आपके कोई भी टिश्यू से भाई एकदम कोई गैस एकदम बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली वो रप्चर करती जा रही है, उस जगह को फाड़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बेंड्स। इसको अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर अपने साथ जो ऑक्सीजन तो लेकर जाते ही हैं, साथ में उसमें कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और कुछ अमाउंट में इनर्ट गैस जो कि उनके पेन को रिड्यूस करती है उसे लेकर जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कौन सा इनर्ट गैस जाता है, भाई आप बोलेंगे हीलियम। अब क्वेश्चन में आपसे पूछे वाई ओनली हीलियम, क्यों भैया अदर गैसेस नहीं ली, और भी तो है इनर्ट गैसेस, है ना, कौन कौन सी है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन तो नहीं, रेडॉन तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो बाकी इनर्ट गैसेस क्यों नहीं लेकर गए। जैसे जैसे आप नीचे की साइड आओगे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो गैसेस हैं वो हैवी होती जा रही हैं। तो क्या कोई स्कूबा डाइवर अपनी पीठ पर इतना भारी वजन लेके जाना पसंद करेगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसके लिए भी भाई ऊपर उसे खींच के लाना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लाइटेस्ट गैस हीलियम है उसको यूज करते हैं जो कि उसके पेन को रिड्यूस करता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वहां तो प्रेशर कम होता जा रहा है। अब जब प्रेशर कम हो रहा है तो जो ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व था वो बाहर निकल आया। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया, जिसमें थिंकिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है, जिसमें जो क्लाइंबर है उसको कंफ्यूजन का स्टेट बन जाता है, उसे समझ नहीं आता किधर जाना है क्या करना है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर जाते हैं। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि कोल्ड वाटर में फिशेस सर्वाइव कर जाती हैं जबकि हॉट वाटर में फिशेस या एक्वेटिक लाइफ जो है वो डेड हो जाती है, क्यों। तो इसका भी सीधा सीधा इसका इन फॉर्मूलेज में कोई नहीं आया रिलेशन, लेकिन आप यहाँ पर लगाओगे कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम था तो ठंडा पानी होने से सॉलिबिलिटी बढ़ती गई, एक्स बढ़ गया वहां पर, तो आपका जो ऑक्सीजन था वो इजीली वहां बना रहा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा हॉट वाटर होता गया, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई, एक्वेटिक लाइफ ने अपना मतलब डेड होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। तो ये जो मैक्सिमम जो आपके एप्लीकेशन थे हेनरीज लॉ की जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ये यहाँ पर हो जाएगा। लिमिटेशंस की मैंने आपसे बात की कि हेनरीज लॉ हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ आइडियल कंडीशन पर ही वर्क करता है कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर जो भी कंडीशन आप वहां ले रहे हैं। दूसरा चीज, जो आपका गैस आप ले रहे हो वो जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो ना तो उसके साथ एसोसिएशन डिसोसिएशन करे, कोई बॉन्ड नहीं बनाए, प्लस अपना कोई कंपाउंड ना बना ले। तो ऐसी कंडीशंस पर हेनरीज लॉ वर्क नहीं करेगा। ठीक है। नाउ जस्ट कम क्विकली ऑन द न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ हमने क्वेश्चंस जो लिए हैं कुछ एनसीईआरटी के लिए हैं, कुछ हमने लिए हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव वाले। बने रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं से ही चेंज हो होकर वैल्यू चेंज हो होकर क्वेश्चन आना है 100%। टेम्परेचर यहाँ पर कितना दे रखा है, 298 केल्विन। और फिर हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। अब देखो क्वांटिटी हमसे मांगा है मीन्स हमसे क्या कह रहा है, वो मास मांग रहा है, अमाउंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं W ऑफ CO2 हमसे कितना मांगा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, मीन मांगा जा रहा है भाई। और वॉल्यूम हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर हमको कितना यहाँ पर दे दिया है, 2.5 ATM। ठीक है, टेम्परेचर वही है। इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये फाइंड करा रहा है हमसे यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको हेनरीज लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कल हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, एक में हमने पढ़ा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और उसी वो फिर जब डाल्टन ने इम्प्रोवाइज कराया था तो ये फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ से P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो यहाँ से हम क्या करें, पहले x कैलकुलेट कर लें क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकल आएगा, फिर उससे मोल्स होते हुए हम अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से P अपॉन KH। अब P हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी प्रेशर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2.5 ATM। और अपॉन में हमको KH यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब देखो यूनिट्स अलग अलग हो रही हैं तो आपको पहले यूनिट्स मैच करनी पड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.0315, इतना ही रहने देते हैं, 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पर हम बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और कर देंगे 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल का। तो आपका यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा
1.517 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब x का अपना कोई यूनिट नहीं होता। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम x को सॉल्व करना चाहें तो x का फॉर्मूला हमको पता है n यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं CO2 को अपॉन n मोल्स ऑफ CO2 प्लस n मोल्स ऑफ वाटर। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के टाइम पर कि जब ये कैलकुलेशन हमको डिफिकल्ट होने लगे तो हम क्या करते हैं, जो n अपॉन n प्लस n है उसको ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा n अपॉन n है। ठीक है, ये आप एग्जाम में भी कर सकते हो लेकिन आपको वहां पर शो करना पड़ेगा कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर लेती हूँ। तो ये x की वैल्यू x इज इक्वल टू हम लोग लेके चलेंगे n मोल्स ऑफ CO2 अपॉन n मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पर CO2 के केस में तो हमको कैलकुलेट करना है, पर क्या आपको वाटर के केस में मोल्स पता है? अगर नहीं पता है तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपको वाटर के बारे में या तो अमाउंट दे रहा होगा या वॉल्यूम दे रहा होगा। तो उसने आपको क्वेश्चन में दिया 500 ml ऑफ वाटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका 500 आपने मास लिया। हमने बात किया था कि वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो जो उसका ग्राम या किलोग्राम में है वही उसका लीटर और मिलीलीटर में हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं कि मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास है तो हम वॉल्यूम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही मास इसका ग्राम में हो जाएगा। तो 500 अपॉन वाटर का मोलर मास होता है 18, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 27.7। बस आप यहाँ से उठा के n के CO2 की वैल्यू निकाल लोगे। 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.7। अब देखो यहीं पर अगर हम इसको और ओपन कर लें तो हमें पता है कि NCO2 का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो हमसे मांग रहा है लेकिन मोलर मास तो आपको पता है CO2 का कितना होता है 44। तो बस यहीं से आपका और कैलकुलेट हो जाएगा कि मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.7 इंटू 44। तो यहाँ से आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1.854 ग्राम। ये हो जाएगा यहाँ से आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो वापस से मुझसे पूछना। फिलहाल यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया, सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड देखो, हमारा ये दोनों क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं, इसके बाद हम लोग कॉम्पिटेटिव उठाएंगे। ये क्वेश्चन कहने को इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन इतना ज्यादा पूछा जाता है कि आपसे बोर्ड में भी पूछेगा और आपसे कंपटीशन में भी सिमिलर टाइप के पूछेगा। वैल्यूज चेंज करेगा लेकिन वही एसटीपी पर आपसे निकलवाएगा। अब देखो क्वेश्चन में पहले क्या गिवन है ये देख लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है H2S अ टॉक्सिक गैस है ना, विद रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे जिसकी जैसी बदबू आती है, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। जहां पर क्वालिटेटिव एनालिसिस टाइट्रेशन वगैरह जो आप करते हैं उन सब में भी हम लोग इसे यूज करते हैं। इफ द solubility ऑफ H2S इन वाटर एट SCP, तो solubility का मतलब हमें क्या दे रखा है, x ऑफ H2S इन वाटर एट SCP इज इक्वल टू 0.195। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिखूंगी। देखो सॉल्युबिलिटी हम सब चीज को ले सकते हैं, हमने बात किया था शुरू में कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या होती है हमारी जो टर्म हम यूज करते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, पीपीएम, कुछ भी ले सकते हैं। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी हम यहाँ पर मोलालिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम कैसे मानेंगे कि भाई ये एक्स है या फिर एम है, तो पीछे देखो उसका सिंबल देखो, इसने स्मॉल एम यूज किया है, इट मीन्स ये हमारी यहाँ पर क्या है, मोलालिटी। कैपिटल एम लेता तो मोलारिटी हम कंसीडर करते हैं, तो ये हमें दे रखा है 0.195 एम। अब मोलारिटी का सबसे पहले फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी के लिए, मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ solute is dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज का आइडिया लग गया कि n जो है वो हमारा 1 मोल है। ठीक है, स्मॉल 1 मोल हमको पता है किसके केस में, H2S के लिए। और अगर हम कैपिटल N की बात कर रहे हैं तो वो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, वाटर के केस में 1 किलोग्राम वाटर हमको गिवन है तो हम यहाँ 1000 मान लेते हैं अपॉन 18 अगर हम करेंगे। इस वैल्यू को आप याद कर लो, आपको बार बार सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये आपको इतना ज्यादा काम आएगा तो याद कर लो 1000/18 55.5, बस इतना आपको याद होना चाहिए। फाइंड क्या करा रहा है हमसे, फाइंड करा रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट मींस KH। ठीक है, इन सबको देखते हुए आपको कौन सा फॉर्मूला याद आता है। अब देखो यहाँ पर अगर हमें प्रेशर दे रखा होता तो हमारे लिए इजी हो जाता कि हम एक्स निकालते और सीधे लगा देते, लेकिन प्रेशर तो दिया नहीं है। तो क्या हुआ, उसने हमें एसटीपी तो बोला है, तो एसटीपी देखते हुए यहाँ से हम प्रेशर निकालेंगे कि यहाँ आ जाएगा हमारा एच एसटीपी
द प्रेशर इज, अब एटीएम में चाहे तो आप एटीएम में निकालें और बार में चाहे तो 0.987 बार, जस्ट में चाहे आप उसमें टर्म में आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, फॉर्मूला लगाते जाएं, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, के एच निकालना है। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से के एच इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन एक्स। ठीक है। अब प्रेशर हमको पता है, अगर सपोज हम बार में निकाल रहे हैं 0.987 बार अपॉन, अब x निकाल लेते हैं थोड़ा अलग से, तो x इज इक्वल टू, हम सीधे सीधे लेकर चल रहे हैं n अपॉन n। ठीक है, n अपॉन m प्लस n नहीं कर रहे, वही आपको वापस से लिख देना है कि हमने अज्यूम कर लिया कि ये n अपॉन n के बराबर हो गया है। तो यहाँ से अब आपका स्मॉल n हमको पता ही है कितना है, 0.195 मोल। अब एक चीज और देखो, यहाँ मैंने 1 मोल जो लिखा है इसी को मैं समझा रही हूँ। फॉर्मूला हमारा मोलालिटी का होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हमारी मोलालिटी कितनी आ रही है 0.195। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 0.195 मोल रहे होंगे। ठीक है, जो कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए होंगे, है ना, तभी हमारी मोलालिटी 0.195 आई होगी। तो बस यहाँ पर हमें क्या लेकर चलना है, ये 0.195 मोल के। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.195 अपॉन, सीधे यहाँ पर आपने क्या लगाया 55.5। बस ये वैल्यू जब आप यहाँ पर लगा दोगे कि 0.987 अपॉन, ये आ गया यहाँ पर आपका 0.195 मल्टीप्लाई बाय 55.5। तो आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 282 बार। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वैल्यूज में चेंज आ सकता है, अगर जो बच्चे 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5 लगाएंगे उनका एग्जैक्ट 282 आएगा। जो अज्यूम करके लगाएंगे उनका 283, 284, 281 के आसपास आएगा। लेकिन इसके सारे आंसर्स आपके वैलिड हैं, कोई टेंशन नहीं, आसपास की वैल्यूज आपकी 100% मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, पहले गिवन पे लिख लें क्या क्या गिवन है। The Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is, तो हमें यहाँ पर KH कितना दे रखा है उसने, KH हमको मिल गया यहाँ से 1.0 into 10 to the power 5 ATM। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कितना है N2 का एयर में 0.8। What is the number of moles of N2? N for N2 हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड का थोड़ा अलग लिख देते हैं, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स हमको पता है कितने दे रखे हैं उसने, 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर। जो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर हमको एयर पे लग रहा है वो इसने हमको दे दिया है कितना, 5 ATM। एक छोटे से फॉर्मूले में यहाँ पर करना चेंज, चेंज नहीं मतलब आपको याद करना है, वो वैसे मैं अभी राउट लॉ में आगे पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि अच्छा था तो मैंने यही हेनरीज लॉ में डायरेक्टली से ले लिया। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है कि प्रेशर ऑफ N2 या कोई भी गैस का वो इक्वल होता है P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। ये भी हम राउल्स लॉ में बात करेंगे इसकी, फिलहाल आप यहाँ पर इस तरीके से याद करो। ठीक है, अब टोटल प्रेशर हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, टोटल दिया हुआ है हमको 5 ATM और मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन कितना है 0.8। तो यहाँ से आपका कितना निकल आएगा, 5 8 40 से 4 ATM आपका आ जाएगा यहाँ पर N2 का प्रेशर। बस अब उठा के आप लगा दो TN2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स फॉर N2। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर आपका N2 को पता ही चल गया, 4 ATM इज इक्वल टू KH आपको कितना दे रखा है 1.0 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 ATM और x आपको निकालना है। तो यहाँ से x फॉर N2 आपका क्या आ जाएगा 4 अपॉन 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में वापस आओ, क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। अभी तक तो जो आपकी बात चली है वो 1 मोल के लिए चली है। अब वो कह रहा है कि अगर आपके 10 मोल्स ऑफ होते तब आप क्या करते, तो आपने क्या करना था यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता है आपका n अपॉन n प्लस n, जिसे आप अज्यूम कर रहे हैं n अपॉन n के, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू पता है 4 इंटू 10 टू दावर -5 इज इक्वल टू n आपको कैलकुलेट करना ही है।
और N फॉर वाटर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मोल्स। तो यहाँ से आपके N2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल आंसर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे मैसेज में। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या क्या फाइंड करना है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज। हम लोगों ने बात की थी सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, एक्स को, मोल फ्रैक्शन को। तो दोनों का रेशियो हमसे मांग रहा है ऑफ सॉल्युबिलिटी x अपॉन N2 एंड x अपॉन O2 इज क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्या कह रहा है, गिवन दैट KH फॉर N2 हमको कितना दिया हुआ है 12.6, एक मिनट, 12.6 इंटू 10⁻4 ATM, और KH फॉर O2 हमको यहाँ पर गिवन है 7.01 इंटू 10⁻4 ATM। अज्यूम दैट जो प्रेशर है हमारा, यहीं पर थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, वो कितना दे रखा है 0.80 ATM। और जो प्रेशर है किसका, O2 का, वो हमको यहाँ कितना दे रखा है 0.20 ATM। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, मोल फ्रैक्शन और मोल्स तक भी नहीं पहुंचना है। लेकिन यहाँ बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटीज में हमसे डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन या कुछ और वैल्यू नहीं मांगी, क्या मांग लिया। बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान दो। तो यहाँ फॉर्मूला हमको क्या पता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो यहीं से हम लेते चलते हैं कि अगर हम x फॉर N2 की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH ऑफ N2। तो प्रेशर N2 का 0.80 ATM अपॉन KH कितना वैल्यू दे रखा है N2 के लिए 12.6 इंटू 10⁻4 ATM। ठीक है, सिमिलरली X फॉर O2 के लिए हमें क्या दे रखा है, प्रेशर कितना है 0.20 अपॉन 7.01 इंटू 10⁻4। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है X फॉर N2 अपॉन X फॉर O2। ठीक है, बस इन दोनों के लिए जब हम वैल्यू लगाएंगे तो ये आएगा प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH ऑफ N2, और डिवाइड में जाने की वजह से O2 की वैल्यूज हो जाएंगी उल्टी, अपॉन P फॉर O2। तो वैल्यूज आप यहाँ से क्या लगाओगे, N2 ये पूरा वैल्यू उठा के लगाओगे 0.80 अपॉन 12.6 इंटू 10⁻4, और ये ऊपर हो जाएगा हमारा 7.01 इंटू 10⁻4 अपॉन 0.20। आपका आंसर इन दोनों के रेशियो का यहाँ से आ जाएगा 2.22। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके ये सब जी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, मैंने ईयर्स किसी के मेंशन नहीं करे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके मेंस के हैं, कुछ एडवांस में भी आए हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका 2022 का है, और जी मेंस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो कितना इजी है, बस आपका उस टाइम पर माइंडसेट वर्क करना चाहिए। देखो क्या क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन है द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर, किस किस की वैल्यू दे रखी है, आर्गन की वैल्यू दे रखी है हमें कितना 40.30। नेक्स्ट हमें CO2 की यही वैल्यू दे रखी है 1.67। नेक्स्ट मीथेन के लिए ये वैल्यू हमको गिवन है कितना 0.41, और नेक्स्ट O2 के लिए वैल्यू दे रखी है 34.86। सारी वैल्यूज हमारी गिवन है किलो बार में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, राइट द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, है ना। तो इन सब के लिए हमको क्या करना है कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हमको निकालना है। कोई उसमें हमको नहीं दे रखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं। अब बस आना है आपको फॉर्मूले पर कि हेनरीज के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स। और अगर आपका प्रेशर चल रहा है कांस्टेंट, ये हम बात कर चुके हैं थ्योरी के टाइम पर, कि अगर आपका प्रेशर चल रहा है कांस्टेंट, सपोज 1 चल रहा है, तो आपका यहाँ से KH और X के बीच में रिलेशन कैसा आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हम बात करें कि अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो X की वैल्यू कम, मतलब KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो बस जो ज्यादा KH वाला उसको देखो, सबसे ज्यादा KH यहाँ पर किसका, आर्गन का, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी यहाँ पर किसकी होगी, यहाँ पर आर्गन की। उसके बाद नेक्स्ट है, अब सॉल्युबिलिटी किसकी बात करें, उससे ज्यादा है यहाँ पर O2 की, तो उससे कम हो गया सॉल्युबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर किसकी आएगी, आपका CO2, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी रहेगी वो रहेगी आपकी CH4 की। तो आपका आंसर होगा वहां पर आर्गन
O2 इस तरीके से आपका ऑप्शन में मांगा गया था, तो ये वाला ऑप्शन जो था आपको मार्क करना था, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। अ कंपनी डिजॉल्व एक्स अमाउंट ऑफ CO2, हमको नहीं पता कितना अमाउंट हमको यहाँ पर दिया है CO2 का, एट 298 केल्विन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो हमको यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है, 1 लीटर है, किसका, सॉरी वाटर का, to prepare soda water. Given partial pressure of CO2 at 298 Kelvin is 0.835 bar और हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH हमें यहाँ पर दे रखा है 1.67 किलो बार, यहीं की यहीं बार में कन्वर्ट कर लो, 1.67 इंटू 10⁻³ बार, क्योंकि प्रेशर हमको किस में दे रखा है, बार में। बस आ जाओ वापस से अपने फॉर्मूले पर, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो यहाँ से x आप निकालोगे, P अपॉन KH, P आपका है 0.835 बार अपॉन KH आपका कितना है 1.67 इंटू 10⁻³ बार, x आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ गई आपकी x की। अब x इज इक्वल टू आप जानते हो n अपॉन n प्लस n, जिसे आप अज्यूम कर रहे हो n अपॉन n के, n यहाँ पर है आपका CO2 और ये वाला n है आपका यहाँ पर वाटर, ठीक है, सोडा वाटर उसने लिया हुआ है, तो बस यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे n फॉर CO2 इज इक्वल टू x इंटू n मोल्स ऑफ वाटर के। अब क्या आपको यहाँ पर n मोल ऑफ वाटर पता है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे NH2O इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर कितना दे रखा है उसने 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो मैं यहाँ 1000 ग्राम मान लूँ, 1000 अपॉन 18, आपको बताया था वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए 55.55, तो x यहाँ पर आपका कितना था 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 55.5। अब यहीं से इसको और ओपन कर लो, n मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, तो CO2 का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं आता है वापस से देख लो, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 से कितना हो जाएगा आपका 32, तो ये आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 44 मोल्स U, तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे सीधे सीधे W for CO2 is equal to 0.5 into 10⁻³ into 55.55 into 44, तो ये आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने अभी इसका कैलकुलेशन नहीं करके रखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करना है बस आपको, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, सारे टाइप के हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और देखो लास्ट, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको मुझे करके उसका आंसर बताना है। सेवेंथ में कह रहा है CO2 gas is bubbled through water during a soft drink manufacturing process at 298 Kelvin. If CO2 exert a partial pressure of, कितना partial pressure लगा रही है वो 0.835 बार, देन x मिलीमोल्स, अब देखो मोल्स को भी उसने और स्मॉलर यूनिट मान ली, ठीक है, क्या फाइंड करा रहा है वो आपसे कि x मिलीमोल्स ऑफ CO2 आपको यहाँ फाइंड करने हैं, ठीक है, कितना होगा वो x की वैल्यू, डिजोल्व इन 0.9 लीटर ऑफ वाटर। आपको चाहता वो थोड़ा कम परेशान कर सकता था 1 लीटर देके, तो हम 1000 अपॉन 18 कर लेते, लेकिन उसने आपको परेशान किया 0.9 लीटर देकर, चलो कोई नहीं। वैल्यू ऑफ x हमको निकालनी है, KH हमको कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻³ बार, बिल्कुल पहले की तरह करोगे, फॉर्मूला लगाओगे P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स से, तो x आपका कितना हो जाएगा यहाँ से P अपॉन KH, अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सेम यही वैल्यू पुट करी थी, ठीक है, ये आ गया बार अपॉन 1.67 इंटू 10⁻³ बार, तो आपका कैलकुलेशन होके वहां पर आंसर आया था 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक। अब आपको क्या करना है, वही इस x को ओपन करना है, तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू n अपॉन n, अब मैं सीधे लेके चल रही हूँ, आप खुद लगाओगे n अपॉन n प्लस अज्यूम करा हुआ हमने, ठीक है, ये लिया। अब यहाँ से क्या करो कि ये जो आपका n अपॉन कैपिटल N है N फॉर CO2, कैपिटल N फॉर वाटर, ये वैल्यू आपकी है 0.5 इंटू 10⁻³ के, तो आप क्या करो यहाँ से पहले कैपिटल N निकाल लो, तो आपको 0.9 लीटर लिया हुआ है, मतलब 0.9 किलोग्राम दिया हुआ है, तो आप उसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 900 ग्राम,
अपॉन 18, तो ये आपका सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा 50। तो आप उठा के बस यहाँ पे क्या करोगे, इस 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया इस 50 से, तो n मोल्स ऑफ आपके CO2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 5 से 25, पॉइंट से पॉइंट चला गया, इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। अब आपको क्यूकी से कन्वर्ट करना है मिली मोल में, तो आप यहाँ 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मिली मोल ले लोगे। तो ये 10⁻³ से -3 चला जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 25 मिली मोल आ जाएंगे आपके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के। लास्ट क्वेश्चन पे चलो। इफ O2 gas is bubbled through water at 303 Kelvin, the number of millimoles of O2 gas, ठीक है। तो वही सेम चीज आ गई, मिलीमोल्स आपको O2 का निकालना है, और 1 लीटर ऑफ वाटर इज, वाटर का आपको वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। एज इट इज आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे और मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राउल्फ लॉ के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।